हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप लोग बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ तैयारी कर रहे हैं और ये ज़रूर आपके लिए कामयाबी का एक रास्ता होगा। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और मैं तो पहले ही सफलता का एहसास लेके और सफलता को अपना आत्मविश्वास लेते हुए मैं तैयारी कि आपके साथ तैयारी करने में लगा हुआ हूं। तो आप सभी की सफलता की कामयाबी को सुनिश्चित करने के लिए मैं बहुत सारी मिठाई बना के रखा हूं। ये तमाम मिठाइयां जो हैं वो आप सभी की सफलता के लिए हैं और इसको डिजिटल मिठाई के रूप में आप स्वीकार करिए। मैं आप सभी के लिए ये मिठाइयाँ जो हैं बनाया हुआ हूँ। ये अलग बात है कि इसको सारे को खाना मुझे पड़ेगा, आप लोग के नाम से ये रहेगा बिल्कुल। आज कुछ खास दिन भी है तो ये सारी मिठाइयाँ जो है आप स्वीकार करिए डिजिटल के रूप में। और आज के सेशन में मैं स्वागत करता हूं, मिठाइयों को यहां रख देता हूं और आज चर्चा करते हैं। हम लोग कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन पे चर्चा करेंगे। आज जो है कुछ चुनिंदा साथियों के सवाल मैं ले रहा हूं। वैसे तो हफ्ते में एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, लेकिन काफ़ी डाउट्स व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग क्लियर कर लेते हैं, तो फिर भी मैं एक हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को जो है मैं डाउट क्लियरिंग वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो है क्लियरिफाई कर सकूँ, जिससे क्या है बहुत सारे साथियों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज का जो पहला किसी साथी ने एक डाउट भेजा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला डाउट पे चर्चा करते हैं। पहला डाउट एक साथी ने भेजा है, देखिए कि एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ओडी अकाउंट है और इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जिसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, वो है 15,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है, डीआर बैलेंस है। अब इसमें बैंक को सूचना मिलती है कि ये जो अकाउंट होल्डर है इनकी डेथ हो गई है। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे इसमें एक क्रेडिट आ जाता है और वो 10,000 का क्रेडिट आ जाता है, किसी चेक के माध्यम से क्रेडिट आ जाता है, 10,000 का क्रेडिट आ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसी खाते में बैंक ने एक डेबिट जो है अलाउ कर दिया, एक डेबिट अलाउ कर दिया, वो है 6,000 का, एक 6,000 का डेबिट अलाउ कर दिया डिसीज के बाद। तो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो अब बैलेंस जो यहाँ बचा है, यहाँ पर देखिए 15,000 डेबिट बैलेंस था, 10,000 क्रेडिट है, 5,000 अब फिर डेबिट हो गया। यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ गया 11,000 डेबिट बैलेंस हो गया। अब सवाल ये पूछा है कि इस समय ऐसी कंडीशन में ये जो पार्टी है, बारोवर है या ये अकाउंट होल्डर है, इसकी लायबिलिटी कितनी होगी, इसकी लायबिलिटी कितनी होगी। इसमें अपने जो है रनिंग अकाउंट में जो होता है क्लेटन रूल होता है, पहले जो डेबिट होता है वो एडजस्ट होता है उस क्रेडिट से, उसके बाद जो लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर देखिए 15,000 का डेबिट बैलेंस था, लेकिन बैंक को सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई, 10,000 का क्रेडिट आया, तो यहाँ पर जो बैलेंस आया अब 5,000 इनकी जो है डेबिट बैलेंस हुआ। लेकिन डिसीज के बाद बैंक ने डेबिट अलाउ किया, जो कि अलाउ नहीं करना था। तो 6,000 जो है इसकी लायबिलिटी उस बोरोवर की नहीं होगी। बोरोवर की लायबिलिटी जो है केवल 5,000 पे होगी, केवल 5,000 पे बोरोवर की लायबिलिटी होगी और यही उसका आंसर होगा। ये 11,000 की लायबिलिटी वहां से नहीं ले सकते, केवल 5,000 की लायबिलिटी ले जाएगी। तो ये इसकी लायबिलिटी जो है कस्टमर नहीं भर सकता। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 5,000। आशा करता हूँ कि ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे डाउट की ओर। चलिए आइए देखते हैं, आप सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 ये भी एक साथी ने भेजा है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए। तो ये सवाल देखिए, एक कैश क्रेडिट अकाउंट है, एक कैश क्रेडिट अकाउंट है, सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट लिमिट बनी हुई है। तो इसकी लिमिट जो है 2 लाख लिमिट है, इसकी लिमिट है 2 लाख, इसकी लिमिट है 2 लाख इसकी लिमिट है। और उसमें जो है स्टॉक स्टेटमेंट जो दिया है उन्होंने, उसमें दिख रहा है स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पर स्टॉक दिख रहा है वो 3 लाख स्टॉक दिख रहा है एज पर स्टॉक स्टेटमेंट, एज पर स्टॉक स्टेटमेंट ये 3 लाख दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा है कि जो 1 लाख का स्टॉक है, स्टॉक 1 लाख का जो स्टॉक है वो उधारी पर है, मतलब उन्होंने क्रेडिट पर लिया हुआ, उसका पैसा पे नहीं किया है। तो 1 लाख जो है ये क्रेडिट पर लिया हुआ है, इसका अमाउंट जो है पे नहीं किया है। तो बैंक में जब ड्राइंग पावर निकालने के लिए बोला गया है कि इसका ड्राइंग पावर निकालिए कितना है, कि इसका ड्राइंग पावर कितना होगा, ये क्वेश्चन है।
ये जो है क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब ड्राइंग पावर निकालते हैं तो बैंक में स्टॉक के अगेंस्ट ड्राइंग पावर निकालते हैं। ड्राइंग पावर कैसे निकालते हैं? स्टॉक माइनस मार्जिन निकालते हैं। स्टॉक में से मार्जिन घटा दें तो यहाँ पर ड्राइंग पावर निकल जाता है। लेकिन इस सवाल में मार्जिन दिया गया है, मार्जिन बोला गया है 25% है। कितना है? 25% ऑफ स्टॉक मार्जिन है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी बैंक में ड्राइंग पावर निकालते हैं तो उसी स्टॉक पे जो फुली पेड स्टॉक है उस पर मार्जिन निकालते हैं। तो यहाँ पर फुली पेड स्टॉक कितना होगा? सबसे पहले देखिए फुली पेड स्टॉक, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया नहीं है, फुली पेड स्टॉक, तो फुली पेड स्टॉक कितना होगा? 3 - 1 = 2 lakhs होंगे। अब 2 lakhs का जो मार्जिन निकालेंगे तो मार्जिन कितना होगा? 25% ऑफ स्टॉक, तो 2 lakhs है, तो इसका 25% कितना हुआ? ये 50,000 हुआ। 50,000 ये मार्जिन हो गया। अब स्टॉक कितना है? तो यहाँ पर देखिए स्टॉक कितना है? स्टॉक है 2 लाख और मार्जिन कितना है? 50,000। तो आंसर कितना आ गया? 1,50,000। ये हो गया ड्राइंग पावर। 1,50,000 ड्राइंग पावर हो गया, तो इसका सही उत्तर हो गया 1,50,000। अब भले ही इसकी लिमिट 2 लाख रुपए है, लेकिन वो जो पार्टी है उस करंट सीसी अकाउंट से 1,50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो स्टॉक लिया 1 लाख उसका पे नहीं किया। यहाँ पर जो है 1,50,000 जो उसका होगा ड्राइंग पावर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ड्राइंग पावर कैलकुलेशन करते हैं। तो ड्राइंग पावर जो होता है स्टॉक में माइनस जो है मार्जिन कर लेते हैं तो ड्राइंग पावर आता है, लेकिन स्टॉक को समझने वाली बात है, फुली पेड स्टॉक को जो है उसमें काउंट किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब सवाल नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 3 में बताया गया है कि एक फर्म का बैलेंस शीट है, उसका लायबिलिटी साइड दिया गया है। एक फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसका लायबिलिटी साइड डिटेल्स दिए हुए हैं, लायबिलिटी साइड, और ये दिया गया है कि लायबिलिटी साइड जो इसका टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी अगर बात करें तो ये 10 लाख है टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी जो है वो 10 लाख है। और साथ ही साथ इसमें दिया है कि इस फर्म का जो है करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी ऐसा पैसा जो बाहर से लिया गया हो और 1 साल के अंदर चुकाना हो, ये 5 लाख दिया गया है, 5 लाख। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो दिया है, वो 2 लाख दिया है। 2 लाख मतलब ऐसा बाहर से लिया गया पैसा जो 1 साल के बाद चुकाना हो। और साथ ही साथ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है वो 1 लाख दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि उस कंपनी का जो है नेटवर्थ निकालिए, नेटवर्थ निकालिए। और यहाँ पर देखिए अब क्या बच गया? कैपिटल बच गया, कैपिटल, कैपिटल जो है। अब यहाँ पर इसका टोटल देखिए, अगर इसका टोटल 10 है और यहाँ पर बच गया कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल आप निकाल सकते हैं 5, 2, 7, 1, 8। तो यहाँ पर कितना होगा? ये टोटल 10 है तो ये 2 लाख होगा, ये 2 लाख होगा। तो जब कैपिटल आ गया तो अब नेटवर्थ क्या होगा? यहाँ पर जितना डिटेल दिया है, नेटवर्थ इज इक्वल टू क्या होगा? रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व, ये नेटवर्थ होता है। कैपिटल प्लस रिजर्व जो है वो नेटवर्थ होगा। और यहाँ पर जो है कैपिटल 2 लाख है और जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? नेटवर्थ जो है 3 लाख हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख। जितना डिटेल दिया हुआ है उसके आधार पर इसका उत्तर जो है 3 लाख होगा। तो ये जो है निकालने का सही तरीका है, सरल सा सवाल है। तो जब आप बैलेंस शीट हल करते हैं तो ऐसे कॉलम के साथ आप हल कर लेंगे तो आपको जो है सुविधा हो जाएगी। आशा करता हूँ ये भी सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले डाउट की ओर। डाउट नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं अगले डाउट की ओर। डाउट नंबर 4, एक साथी ने डाउट भेजा है, एक मॉर्गेज क्रिएट हुआ है, एक मॉर्गेज जो है, मॉर्गेज क्रिएट हुआ है 1 जनवरी 2013 को। तो जो डेट ऑफ क्रिएशन से उसको पूछा गया इन्फोर्सेबल कब होगा, मतलब उसको हम सूट फाइल कब कर सकते हैं, उसमें दावा दायर कब कर सकते हैं। इन्फोर्सेबल अप टू, इन्फोर्सेबल अप टू पूछा गया है। तो ये मॉर्गेज जो है वो 12 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें जो मॉर्गेज होता है 12 साल के लिए, तो यहाँ पर से देखिए 12 ईयर अगर लेंगे, यहाँ पर 12 ईयर्स, इसका लिमिटेशन पीरियड होता है वो 12 ईयर के लिए होता है। तो यहाँ से 12 ईयर लेंगे तो ये 31 दिसंबर 2000 जो है 24 को ये जो है 12 ईयर हो जाएगा। मतलब इस तारीख तक जो है वो इन्फोर्सेबल है।
इसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा 31 दिसंबर 2024, क्योंकि यहाँ पर ही ये 12 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद हो जाएगा वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तारीख तक हम उसमें दावा दायर कर सकते हैं, 12 साल के जो लिमिटेशन पीरियड है। नहीं तो फिर उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा, फिर से उसको फ्रेश डॉक्यूमेंट के साथ मॉर्गेज करना पड़ेगा। तो ये उसका उत्तर है 31/12/2024। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो साथियों ने भेजे थे। इस तरह मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे वीडियो के माध्यम से, जो डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से आपके जो छोटे छोटे डाउट हैं उनको सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है, बहुत सारे साथियों के डाउट क्लियर हो जाते हैं और वो फिर इनमें क्लियर होकर आगे नए जो स्टडी है और नए जो उनके मॉक टेस्ट हैं उनको करने लग जाते हैं। आप सभी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। मैं रात के 12 बजे भी मॉक टेस्ट डालता हूँ तो 30 या 40 जो साथी हैं वो तो कर ही लेते हैं। तो आप सभी के द्वारा किए जा रहे इस प्रयास का मैं सराहना करता हूँ और देखिएगा आप सभी लोग कामयाब होंगे। इस तरह से उम्दा तैयारी कर रहे हैं, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं आप सभी के सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।